हेलो गाइस, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु आर लवानिया। देखिए, पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं और पीसीएस के साथ साथ कई तरीके के ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स। मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर कि आप ये कह सकें कि भारत का संविधान मतलब कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बिल्कुल पिछड़ा हुआ भाग है। ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आपके देश की राज व्यवस्था के बारे में उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही मेजर पोर्शन बन चुका है। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैं काफ़ी सारे पार्ट्स करा चुका हूं इसके। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप आई बटन पर जाइए, उन्हें क्लिक कीजिए और मेरी मानिए, आप पहले उन पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपका एक सिस्टमेटिक फ्लो बन जाएगा। और आने वाले, एक बार आपने अगर ये कर लिया तो ये मेरा दावा है कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको पॉलिटी की तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि इसे समझाने के लिए मैंने यूज किया है वन लाइनर फॉर्म का, मतलब कि एक ही लाइन में आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नंबर इज 9990544440। देखिए, मैं सबसे आज एक बात और कहना चाहूँगा। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने एक नहीं दो चैप्टर्स कवर अप कराए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, आप सारे लेक्चर्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन आज का लेक्चर ज़रूर देखें क्योंकि इसमें एक की बजाय दो चैप्टर्स को मैंने कवर अप कराया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ व सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स को। तो आई होप आप इसे पूरा देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो फाइनली चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, दैट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो घबराएं नहीं, मैं इसे बाइलिंगुअल तरीके से बताता हूं। पीडीएफ या फॉर्मेट पूरा इंग्लिश में होता है, लेकिन मैं पूरा बाइलिंगुअल तरीके से बताता हूं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूं। देखिए, इसमें जो मौलिक कर्तव्यों की बात चलेगी, पहली बात याद रखिएगा, कभी भी मौलिक कर्तव्य व मौलिक अधिकारों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कि रूस के संविधान से। वो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? वो लिया गया यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए, नंबर 1, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट 3rd इन नंबर। देखिए, यहां पर 4th इन नंबर लिख गया है, मेंशन हो गया है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज द 3rd इन नंबर। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे देश में इस समय, मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। देखिए, सबको पता होगा प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मतलब कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन हमेशा से 11 नहीं थे। पहले इन द बिगिनिंग 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन बिगिनिंग, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 11। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? मुझे कमेंट में करके बताइए। देखिए, अब यहां पर जो मैं कम टू द पॉइंट, द फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य हैं तो उनको पूरा इलेबोरेट किया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसी तरीके से तो इलेबोरेट करेंगे। तो उस इलेबोरेट करने में ये जो फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कौन से नंबर पे है? उन 10 मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट में कौन से नंबर पर ये वाला मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है? कि भारत के सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा कि भारत की जो सोवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ये 3 बहुत ही मेजर कंपोनेंट हैं इंडिया के, ठीक है। तो इनको मेंटेन करके रखना और इनको सुरक्षित तरीके से रखने का जो मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों का होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कि मौलिक कर्तव्यों की लिस्ट में कौन से नंबर पर है? ये है 3रे नंबर पर। आप इसे थोड़ा सा ग्लिम्स कर लीजिएगा, कैच ए ग्लिम्स ऑफ दिस, इट विल हेल्प यू, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा आइडिया रखना है, अपहोल्ड, प्रोटेक्ट, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कीवर्ड्स को उठाया कीजिए, सोवरेनिटी, अपहोल्ड, प्रोटेक्ट, यूनिटी, ये 2-4 वर्ड्स को आप देखेंगे, आपको वहां पर अगर ये सामने आ जाए और पूछेंगे ये कौन से नंबर पे है, तो 3rd नंबर में आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को उठाया कीजिए, ये आपको कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह हर चीज में बहुत ही
अपडेट करेगा, आपको अपग्रेड करेगा समझने में। जब भी ऐसी कोई लाइन आया करे या कोई भी सेंटेंस है, आप उसमें कीवर्ड्स को पिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 51A ऑफ COI डिस्क्राइब्स, सबसे पहले आप याद रखिएगा COI स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एब्रेविएट करेंगे हम COI से, मतलब कि भारतीय संविधान। तो यहां पर बात हो रही है आर्टिकल 51A, मतलब कि अनुच्छेद 51A, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, याद कर लीजिएगा। दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए एक और इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में जो इंसर्ट किए गए थे, मतलब कि शामिल किए गए थे, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किए गए थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 51A क्रिएटेड अ न्यू पार्ट कॉल्ड पार्ट 4A इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रेस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज। उसी से कनेक्टेड है, प्रीवियस लाइन से कनेक्टेड क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51A अभी हमने देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि मौलिक कर्तव्यों को किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको पता होगा हमारे भारत के संविधान में 22 भाग भी हैं। तो अगर कोई पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जब जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन से, तो उसके लिए कौन सा पार्ट बनाया गया था, कौन सा भाग बनाया गया था? भाग 4A, हिंदी में बोलें तो भाग 4A, ठीक है। लेकिन पार्ट 4A आप याद रखिएगा, इसमें ही फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे कोई पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस कमेटी के रिकमेंडेशन, मतलब कि आपको पता होगा जब भी कोई फेरबदल या सुधार किया जाता है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, फिर वो अपनी सिफारिशें लागू करती है, सिफारिशों के आधार पर ही मतलब कुछ बदलाव किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी बात आए कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस कमेटी की सिफारिशों पर शामिल किया गया, तो याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी आते ही स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति पे आप डायरेक्ट टिक करेंगे, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। मैं इससे पहले अभी से रिवाइज करा चुका हूं, दैट इज कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में 1976 मतलब कि 1976 में ऐड किया गया, किसके द्वारा? 42nd मतलब के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। नंबर 1, दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। देखिए मौलिक कर्तव्यों को सिर्फ कभी भी प्रमोट करने की बात आती है तो हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट, दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टैट्यूट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि मौलिक कर्तव्यों का यूज, देखिए इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है व्याख्या करना, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर नहीं है, स्टैट्यूट्स मतलब विधान। तो यहां पर सीधे सीधे समझने वाली बात यह है कि मौलिक कर्तव्यों का यूज हम कहां पर कर सकते हैं? जहां पर कुछ विधान या विधि ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं है और उनकी हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? मौलिक कर्तव्यों की। नेक्स्ट, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज टू डिसाइड। देखिए मौलिक कर्तव्य जब भी मान लीजिए कोई ड्यूटी है, आप संवैधानिक कानून के दायरे में अगर कोई काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का केस या इससे रिलेटेड कोई भी बात होती है तो इसको कौन डिसाइड करता है? फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कोई भी केस बनता है या कोई भी परफॉर्मेंस चल रहा है तो ऐसे में उससे रिलेटेड, उस ड्यूटी से रिलेटेड या वहां पर उत्पन्न हुई जो स्थिति है उसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट, भारत का न्यायालय इसके बारे में डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा इस समय भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, लेकिन ओरिजिनली कितने थे? देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज
ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब की बात करें, नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हमारे देश के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, मेक द पॉइंट ऑफ इट। नेक्स्ट, 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाई, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारत के संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, नो यू कैन नॉट से क्वेश्चन, फाइनल पॉइंट इज 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। जो देखिए ये मेजर आपका जो आता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो है क्या एग्जैक्टली? जो मैं आपसे पूछ रहा था उसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। इट्स ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. Initially 10 fundamental duties were added by 42nd Amendment Act 1976। देखिए मैंने आपको पूरा एक ही पॉइंट में काफी कुछ इलेबोरेट कर दिया, जिसमें कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है, मतलब कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि माता पिता या अभिभावक जो संरक्षण देते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु समूह के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का माहौल तैयार करें, उनके इर्द गिर्द शिक्षा का माहौल तैयार करें। कौन? माता पिता या अभिभावक। और देखिए इसके साथ मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी आपको कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज पहले थी जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। एक बार और रिपीट हो गया आपका, मैंने कुछ हिंट दी हुई है। कीप हैविंग अ लुक ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। देखिए मैंने आपको हिंट दी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप जब भी पढ़ते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज को याद जनरली कोई नहीं करता है, लेकिन आपको जब भी मौका मिले तो फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार पढ़ दिया कीजिए। आप अगर हर हफ्ते भी एक बार पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में आप फ्रीक्वेंटली उसे पढ़िए, याद मत कीजिए, सिर्फ पढ़िए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप उसे पढ़िए, फिर फ्रीक्वेंटली के बाद में फिर आप हफ्ते में एक बार उसे देख लिया कीजिए। आपको ऑटोमेटिक धीमे धीमे ऐसा प्रिंट हो जाएगा आपके माइंड में कि अगर आपसे वहां पर कोई पूछ लेता है, क्योंकि ऑप्शंस किस तरीके से आते हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आप उसे बार बार पढ़ते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप देखते ही पॉइंट्स को समझ जाते हैं कि हाँ ये उसमें था, ये उसमें था, ये उसमें था। तो एलिमिनेशन मेथड से आप डायरेक्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में नहीं है आप उसको एलेबोरेट कर देते हैं, समझ जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत काम करती है, आपके भी ये काम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला था आज हम 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरा जो चैप्टर है वो है सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में। मैंने सोचा कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों टॉपिक्स को डिफरेंशिएट करते हुए मैं आज ही एक ही लेक्चर में कवर अप करा दूं। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जो अब आज का जो दूसरा टॉपिक है दैट इज सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो देखिए पहला पॉइंट आता है, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि 1928 में सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट ने इस बात की वकालत की थी कि भारत के संविधान में जब भी वो बनेगा या बनाया जाएगा भारत का संविधान, उसमें मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी है, मतलब कि मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। देखिए मौलिक अधिकारों को कौन इन्फोर्स कर सकता है, मतलब किसके हाथ में इनको लागू करने की क्षमता है? हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, सभी राज्यों के उच्च न्यायालय, इनको ही देश में मौलिक अधिकारों को लागू करने की पावर या शक्ति मिली हुई है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर, देखिए मौलिक अधिकार जस्टिफिएबल है, मतलब न्याय योग्य हैं। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट करता है तो कोर्ट उस पर न्याय सुनाएगी, उसमें कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई इंडिविजुअल करे, कोई ग्रुप करे, बल्कि सरकार ही क्यों ना करे। अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं या किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और इस पर बाकायदा कोर्ट न्याय देगी। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स में बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप याद रखिएगा जब भी आपातकाल की अवस्था लगेगी तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। और मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया एक प्रावधान है।
कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया हुआ प्रावधान है। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, या मैं कर भी चुका हूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। एक दो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी इंसान से नहीं छीने जा सकते, लेकिन जनरली आप याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। देखिए यहां पर वो आर्टिकल्स आ गए जिनकी बात मैं कर रहा था। देखिए, जब देश में आपातकाल लगता है तो भारत के राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। पहली बात तो याद रखें, याद आपको रखना है कि जब भी आपातकाल की बात आती है तो कौन इन्फोर्स करता है? वो है भारत के राष्ट्रपति। तो वो क्या करते हैं? वो सारे फंडामेंटल राइट्स को, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इनको इलेबोरेट हम आगे करेंगे, लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी भारत के राष्ट्रपति सस्पेंड नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन जब मौलिक अधिकार जनरली आपातकाल में इन दोनों के अलावा सस्पेंड किए जाते हैं तो उस केस में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होता कि इन दो अनुच्छेदों या इन दो मौलिक अधिकारों को छोड़कर अगर किसी के और मौलिक अधिकार वायलेट हो गए आपातकाल के दौरान तो उनको जाकर के कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आर्टिकल 21 एंड 20, ये मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, चाहे आपातकाल का टाइम हो और इनसे रिलेटेड मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ होती है अगर आपातकाल के दौरान भी, तो वो कोर्ट जा सकता है। लेकिन इनके अलावा किसी भी मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ होती है आपातकाल के दौरान तो वो सस्पेंडेड माने जाएंगे और आप कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स आर आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 ऑफ COI। वेरी इंफॉर्मेटिव पॉइंट। देखिए, जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये इनका मतलब एक ग्रुप होता है आर्टिकल्स का। किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें के मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है? वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। इनमें सिर्फ एक आम नागरिक के, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है और ये भारत के संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भाग 3 में सम्मिलित है। फंडामेंटल राइट्स को किसमें इलेबोरेट किया गया है, किसमें उनका विश्लेषण किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। देखिए, मौलिक अधिकार होते क्या हैं इंडिविजुअली? अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मौलिक अधिकार आपके प्राप्त हैं, जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उनका सही मायने में मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये होता है कि मौलिक अधिकार इंसान को जीने मतलब एक स्वतंत्र तरीके से जीवन जीने की एक प्रावधान करते हैं। समझिए, अगर आपके पास मौलिक अधिकार ना होंगे, अगर आम नागरिक के पास उसके मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो सरकार अपनी पावर्स का यूज करके, अपनी मैकेनिज्म के थ्रू, पुलिस के थ्रू, वकीलों के थ्रू या किसी भी मैकेनिज्म का यूज करके सरकार अपनी पावर का गलत यूज कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को कभी भी पकड़ सकती है, मार सकती है, पीट सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन हर इंसान के मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, यही वो अधिकार हैं या यही वो पावर होती है या यही वो ढाल है जिससे कि इंसान अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को अपनी आसानी से जीने की कोशिश करता है। तो ठीक है, अब यहां पर जो लिखा है मैं उसको भी बता देता हूं। गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन मतलब कि आपको दिए हुए मौलिक अधिकार या आम नागरिक को दिए हुए मौलिक अधिकार जो हैं वो स्टेट का किसी भी एक्शन के खिलाफ आपको गारंटी देते हैं कि आपके खिलाफ स्टेट किसी भी तरीके से ज्यादती नहीं कर सकता। अगर वन लाइनर में आए तो आप याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। देखिए, यहां पर सीधा है आर्टिकल 14। ये भारत का संविधान का जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, ये क्या करता है कि जितनी भी विधायी शक्तियां हैं उन पर एक लगाम लगाता है, उनको एक सीमित कर देता है। मतलब कि असीमित हो जाएंगे तो हो सकता है कि उससे लोगों को परेशान किया जाने लगे। तो कानून जो विधायी शक्तियां हैं उनको सीमित कर देता है कौन? आर्टिकल 14। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो विधायी शक्तियों को सीमित कर देता है? ठीक है, तो वो है आर्टिकल 14 मतलब कि अनुच्छेद 14। नेक्स्ट, द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय
मतलब भारत के संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? आर्टिकल 14, 15, 16, मतलब कि अनुच्छेद 14, 15, 16 के द्वारा समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल 14, 15, 16 कैसे समानता का अधिकार है। देखिए 14, 15, 16 इनमें जो भी प्रावधान किए गए हैं आप उनको जब रीड करेंगे, मैं आगे डिस्कस भी कराऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं इंसान को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं या समानता से जीने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ द COI रिजर्वेशंस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू OBCs, ST, SC इज मेड। आर्टिकल 15 क्लॉज 5। देखिए यहां पर बात चल रही है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब कि अन्य पिछड़ी जातियां, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कि अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड कास्ट्स मतलब कि अनुसूचित जाति, ये जो विशेष वर्ग हैं जिनको कि हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ये जो 3 विशेष वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कि शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए अब शिक्षण संस्थानों में सरकारी व सरकार प्राप्त सहायता वाले या सरकारी प्राइवेट हर तरीके के शिक्षण संस्थानों की बात चल रही है। आपको पता होगा कि उनमें इन विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान है, एडमिशन लेने में आरक्षण प्रदान है। तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा यह आरक्षण का प्रावधान इन विशेष वर्गों के लिए किया गया है? वो है आपका अनुच्छेद 15 क्लॉज 5, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर बिकॉज अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेड। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए, इवन सिविल सर्विस वालों के लिए भी काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, पॉइंट है, सभी समझिएगा। देखिए हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है कि लोग जब भी रिजर्वेशन या किसी भी तरीके से अलग स्पेशल तरीके से कुछ वर्गों को ट्रीट किया जाता है तो वो थोड़ा सा उसे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन द पॉलिटिकल व्यू दैट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो भी रिजर्वेशन के थ्रू विशेष वर्गों को कुछ राहतें दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती हैं क्योंकि ये राज्यों का काम है। आप समझिए इस बात को कि जो वेल प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छी सिचुएशंस में रहा है, एक रिच पर्सन का बच्चा जो है, अगर आप उसको एक गरीब व्यक्ति है या मतलब उसका कोई बच्चा है, वो भी सेम उसी क्लास में पढ़ रहा है और सेम उसी दौड़ में वो बच्चा भी शामिल है जो बहुत ही अच्छे घर में रहता है, खाने पीने के लिए वर्ल्ड क्लास टीचर्स से पढ़ रहा है, तो आप ये समझिए कि उन दोनों को अगर एक ही रेस में खड़ा करते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि वो एक इक्वल रेस में है, वो इक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहे स्टेट की हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, वो अलग अलग तरीके की राहत इन विशेष वर्गों को देते हैं जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में आते हैं, जिनके साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानताएं फैली हुई हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं, स्टेट के हाथ में ये पावर होती है कि वह अलग अलग प्रावधान करके उनको अलग अलग राहत दे करके सभी लोगों को एक इक्वल स्टेज पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि एक गरीब का बच्चा है जिसके यहाँ प्रॉपर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पानी 10-10 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है उसके घर वालों को, कभी कभी भूखा प्यासा रहता है, लाइट नहीं है फिर भी उसे पढ़ना होता है। अब ऐसे बच्चे को एक सेम टारगेट के लिए एक ऐसे बच्चे से के साथ आप खड़ा कर देंगे कंपटीशन में जिसके यहाँ खाने को भी वेल है, पीने को है, वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं, मनोरंजन के साधन हैं, सब कुछ है, तो ये एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा और निश्चित ही जो बहुत ही अच्छी स्थिति में रहता है वो आगे निकल जाएगा। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग प्रावधान करके, अलग अलग योजनाएं बना के, आरक्षण दे के किसी भी तरीके से कोशिश करती है कि जो एक ऐसा वर्ग है जो वंचित वर्ग है, डिप्राइव्ड क्लास है, कैटेगरी है, जिनको कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता से गुजरना पड़ा है, उनको किसी भी तरीके से सबके सामने कंपटीशन में इक्वल लेवल पर लाकर खड़ा किया जाए। तो यहीं पर आप समझिएगा, यहाँ पर आकर के भले ही कोई सरकारों को गालियां दे या कुछ भी करे, लेकिन सरकार का ये काम है कि लोगों को इक्वल स्टेटस पर लाए और अलग अलग योजनाओं के द्वारा, रिजर्वेशंस के द्वारा वो यही कोशिश करती है कि जो वर्गों के बीच में असमानता फैली हुई है उसको समानता में बदला जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट,
द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स इज आर्टिकल 13। देखिए एक वन लाइनर है, आप इसे याद रखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को जो आप समझिए कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है। एक तो पार्लियामेंट, केंद्र सरकार की बात आती है तो केंद्रीय कानून केंद्र सरकार बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, और राज्य सरकारें अपने राज्य से रिलेटेड कानून बनाती हैं। तो यहाँ पर संविधान का एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 13 है। वो क्या करता है कि संविधान को मान्यता देता है किस पर, इन केंद्र सरकारों या राज्य सरकारों के द्वारा बनाए हुए लॉ के ऊपर ओवरराइड करने का। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कानून बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, किसी भी सरकारों के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया है तो वो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। आर्टिकल 13 ये कहता है किसके दायरे में होना चाहिए, संवैधानिक दायरे में। आपने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पीछे के लेक्चर्स देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी देश में बनाया हुआ कानून किसी भी इंसान के पर्सनल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो संवैधानिक दायरे में नहीं माना जाएगा। और हमारे देश में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है कोर्ट को। कोर्ट जब संविधान की व्याख्या करेगी और किसी भी कानून को ऐसा पाती है कि ये संवैधानिक दायरे को खत्म कर रहा है, संवैधानिक दायरे से बाहर जा रहा है कानून, तो वो कानून किसी ने भी बनाया हो, भारत की न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो ये इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और लगभग यही प्रावधान आर्टिकल 13 में है। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट वन लाइनर में याद कीजिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द COI इज टू सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए उसी को एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आर्टिकल 13 मतलब कि अनुच्छेद 13 जो भारत के संविधान में दिया गया है, ये सिर्फ एक वजह से दिया गया है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को या लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए संविधान को इतनी शक्तियां दी हुई हैं कि वो चाहे तो किसी भी फैसले को या सरकार द्वारा किसी भी बनाए हुए कानून, हर चीज को कैंसिल कर सकता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि सर्वोच्चता किसकी रहेगी? हमेशा संविधान की। संविधान के अंदर रहकर ही सरकारों को भी काम करना है। तो आर्टिकल 13 क्या करता है कि भारत के संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। किन मामलों में? मौलिक अधिकारों को संरक्षण के मामले में। नेक्स्ट, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू राइट टू फ्रीडम इज आर्टिकल 19। देखिए भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो आपके स्वतंत्रता के अधिकार को इलेबोरेट या दर्शाता है? वो है आर्टिकल 19। स्वतंत्रताओं की जितनी भी बात की गई है, जब भी किसी स्वतंत्रता की बात हो, आपके जितनी भी फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है वो अनुच्छेद 19 में बताए गए हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 19 इज ऑलवेज अबाउट द फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय COI थ्रू 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19 to 22। याद रखिएगा, जब भी राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार की बात चलती है, जो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा दिया गया है वो 4 आर्टिकल्स मतलब कि 4 अनुच्छेदों के माध्यम से दिया गया है। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इज इन COI इंक्लूड्स। जब भी समानता के मौलिक अधिकार की बात चलती है, समानता के मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? किस किस तरीके की समानता की बात चल रही होती है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब समान हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बिलियनियर का बच्चा आ गया कोई क्राइम करके या किसी गरीब के बच्चे ने वही सेम क्राइम किया है तो बिलियनियर या रिच यानी कि जो अमीर व्यक्ति के बच्चे के साथ अलग तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होगा। वही ट्रीटमेंट होगा जो कानून के मुताबिक है, जो गरीब के बच्चे के साथ भी सेम अपराध के लिए किया जाएगा और अमीर के बच्चे के साथ भी सेम अपराध के लिए किया जाएगा। इन वन लाइन आई वुड लाइक टू से कि कानून के सामने जब कानून के प्रावधान आते हैं तो हर इंसान समान है, कानून के सामने सब समान है। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक रूप से समानता, समाज में भी सबको समानता का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, सामाजिक रूप से भी सब समान है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामाजिक कोई बात आती है तो ये बहुत रिच पर्सन है, ये अलग तरीके का है, ये दूसरी धरती से आया, इट इज ही बिलोंग्स टू अनदर प्लैनेट और ऑल, दिस इज नथिंग। ओनली सोशल इक्वालिटी, सामाजिक रूप से सब समान है। इक्वल अपॉर्चुनिटी,
जब अवसरों की भी बात आएगी, चाहे नौकरियों में बात करें, चाहे किसी भी योजना के द्वारा कोई लाभ देना है या कुछ भी करना है, सब में समानता देखी जाएगी, मतलब कि अवसरों में भी समानता। एक लाइन में फिर इसको रिपीट कर देता हूं, फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जब समानता के मौलिक अधिकार की बात चलती है तो भारतीय संविधान के द्वारा जो समानता जो दी गई है वो है कानून के, यानी कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सबको समानता दी गई है, सामाजिक रूप से सब समान हैं, वह अवसर दिए जाने के मामले में भी सब समान ही माने जाएंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज enabled to deduce a fundamental right to equal pay for equal work through। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एक मौलिक अधिकार है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि समान काम के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से प्रावधान करता है। नंबर 1, द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल टू द COI। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक वर्ड यूज किया गया है सोशलिस्ट, मतलब कि समाजवाद। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान काम के लिए समान वर्क के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन का जो फंडामेंटल राइट है वो किसके द्वारा हम जज कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, या मतलब सही ठहरा सकते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी जो शब्द दिया गया है उसके द्वारा। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल टू द COI अलॉन्ग विद आर्टिकल 14 ऑफ द COI। वही अगर आप समाजवाद शब्द को जो प्रस्तावना में, भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है, अगर आप इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ेंगे तो भी आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान काम के लिए समान वेतन वाला प्रावधान बिल्कुल सही समझ में आएगा। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद आर्टिकल 16 ऑफ COI। अगेन, अगर आप इसी मतलब के भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में सोशलिस्ट समाजवाद शब्द दिया हुआ है, इसको अगेन आप संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ पढ़ेंगे तो भी आपको समान काम के लिए समान वेतन वाला प्रावधान अच्छे से समझ में आएगा। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को पढ़ते हुए यह कहा कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना भी एक मौलिक अधिकार ही माना जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट, prohibition of discrimination on the ground of religion, caste, creed, birthplace, race, gender, article 15 is a fundamental right classifiable under the right to equality, article 14 to 18 of the constitution of India। देखिए, आप जानते होंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया में आती हैं, जैसे कि रिलीजियन को लेकर के, कास्ट को लेकर के ऊंच नीच होती है, क्रीड, बर्थ प्लेस, मतलब मान लीजिए कोई नॉर्थ ईस्ट में जन्मा हुआ बच्चा है, अगर वो इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाता है, सेंट्रल इंडिया में आ जाता है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रेस, जो प्रजाति इंसान के दिखने से पता चलता है, कोई बोलते हैं कोई नॉर्थ ईस्ट का है, हम देख के पहचान जाते हैं ना, नेपाल का कौन है, भूटान का कौन है। जेंडर मतलब कि लड़का या लड़की, या मान लीजिए आपके जो यनक होते हैं, या ट्रांसजेंडर, या LGBTQ जो कम्युनिटी है। कहने का यहाँ पर सिर्फ मतलब ये है कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में चाहे धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे क्रीड, चाहे बर्थ प्लेस मतलब जन्म स्थान, चाहे प्रजाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरीके से भारत का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि इन चीज़ों पे, अगर आप इसको क्रीड को निकाल दें तो ये 5 चीज़ों को याद रखिएगा जो मेंशन्ड हैं, मतलब कि शामिल हैं भारत के संविधान में। रिलीजियन, कास्ट, बर्थ प्लेस, रेस, जेंडर, इन 5 चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव पूरे भारत क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट, ये मौलिक अधिकार जो दिया गया है हमारे देश के नागरिकों को, इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। और समानता के इस अधिकार को किस अनुच्छेदों के माध्यम से दिया गया है? आर्टिकल 14 टू 18। मतलब कि यहां पर 2 चीजें समझने की है। एक तो इन 5 चीजों के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। और आर्टिकल 14 टू 18 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारे देश के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। क्या देता है? समानता का अधिकार। और उसी के बीच में आता है आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। तो आप जब इसे पूरा पढ़ोगे आर्टिकल 15 को, तो ये कहीं ना कहीं सब रिलीजियन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे बर्थ प्लेस के स्थान के नाम पर, मतलब जन्म स्थान के नाम पर, चाहे प्रजाति, चाहे लिंग के आधार पर, सबको समान बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते इन चीज़ों के आधार पर। मतलब तो यही हुआ ना कि उन सबको समान बनाने की कोशिश की गई है। और यही
14 से लेकर 18 आर्टिकल्स के बारे में, मतलब जो भी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो प्रावधान किया गया है वो क्या किया गया है, समानता के अधिकार। अब यहां से कभी भी क्वेश्चन आए कि समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो 14 से 18 के अलावा कोई भी हो आप उसे टिक कर दीजिए, वही नहीं है। और 14 से लेकर 18 तक कोई भी अनुच्छेद हो वो सब समानता के अधिकार के बारे में प्रावधान करते हैं। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज आर्टिकल 24, एक मौलिक अधिकार जो कि बच्चों के शोषण के लिए को रोकता है। बच्चों के शोषण को रोकने वाला फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 24 में। और ये क्या है, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि बच्चे जो हैं कंपनियों में काम नहीं करेंगे, बच्चे कंपनियों में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का जीवन होता है खेलने कूदने के लिए, बच्चों को जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बच्चों का जीवन होता है उस समय पढ़ने के लिए, ना कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो अनुच्छेद 24 के द्वारा बच्चों के शोषण को रोका गया है, और बच्चों के शोषण को रोकने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है बच्चों को कि वह फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करेंगे और अपने बचपन को संवारेंगे। नेक्स्ट, ICCPR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, प्रोटेक्ट्स चाइल्ड राइट्स थ्रू आर्टिकल 24। देखिए एक संस्था है, ये क्या करती है, अनुच्छेद 24 के माध्यम से देश में बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनको संरक्षित करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी संस्था है ये, ICCPR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 17, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये इंडिया की बहुत बड़ी और सबसे पुरानी प्रॉब्लम थी, इसको भारत के संविधान ने अनुच्छेद 17 के माध्यम से खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं छुआछूत का अंत। अब हमारे देश में कोई भी छुआछूत का प्रावधान नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक क्राइम है और संविधान के द्वारा इसे बैन किया जा चुका है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब कि छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, a court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to a member of scheduled caste। देखिए कोर्ट के सामने अगर कभी भी मामला जाता है छुआछूत का, कभी भी कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने छुआछूत का मामला जाता है, तो ये मामला कब होना चाहिए, जब किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य उसमें शामिल हो। यानी कि छुआछूत किसके द्वारा, किसके साथ की जा रही हो, अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ अगर छुआछूत की जा रही हो तभी कोर्ट इसको छुआछूत का मामला कहेगा। ऐसा नहीं कि दो मतलब हाई और लो क्लास तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल देता हूं कि मान लीजिए कोई हाई क्लास व्यक्ति है, अच्छे समृद्ध फैमिली से है, वो अपने जैसी अपनी ही कैटेगरी के किसी बंदे से लड़ रहा है और कोर्ट में जाके कह रहा है कि ये मुझसे छुआछूत कर रहा है। ये छुआछूत नहीं। छुआछूत जैसे कि आप जा रहे हैं, आप सो कॉल्ड एक प्रिविलेज्ड और आप रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और कोई भिखारी जा रहा है, वो अनुसूचित जाति है या मतलब कोई दबा कुचला जो डिप्राइव्ड सोसाइटी जो होती है, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो होती हैं, उससे बिलोंग करता है, आप उसके साथ अगर छुआछूत कर रहे हैं तो छुआछूत का मामला कोर्ट मानेगी। ऐसा नहीं है आप दो भाई हो, एक ही कैटेगरी के हो, सब कुछ हो और दोनों लड़के पहुंच जाएंगे मेरे साथ छुआछूत कर रहा है, तो कोर्ट इसको छुआछूत के मामले के अंतर्गत नहीं देखेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव्ड बाई, देखिए निषेध, प्रोहिबिशन बोलते हैं निषेध, एंड अबॉलिशमेंट मतलब कि खत्म कर देना, ऑफ अनटचेबिलिटी। यहां पर कहने का मतलब यह है कि छुआछूत को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। मेकिंग लॉज, इंप्रूविंग एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कानून बना करके, शिक्षा का प्रसार करके, प्रचार प्रसार करके, वह लोगों के अंदर जागरूकता फैला करके हम छुआछूत को अंत कर सकते हैं, छुआछूत का अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट अमेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजन केस इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आप इसे याद रखिएगा, लॉ के स्टूडेंट्स को तो बहुत ही याद रखना है। क्लैट और DULLB या ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट, लॉ एंट्रेंस टेस्ट की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये याद रखना है कि ये जो केस है फंडामेंटल राइट का, amended as a result of decision of the Supreme Court of India in State of Madras versus Champakam Doraisen case, right against discrimination, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो राइट्स दिए गए हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव को, भेदभाव के खिलाफ जो अधिकार दिए गए हैं उससे रिलेटेड, उस फंडामेंटल राइट, उस मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये एक केस है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजन, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट,
आर्टिकल 19 रिलेट्स टू, अनुच्छेद 19 किसको बिलोंग करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी फ्रीडम हैं, आपको जब भी फ्रीडम वर्ड दिख जाए, कहीं पर मौलिक अधिकारों की बात चल रही है, वहां पर फ्रीडम आ जाए, तो आप आर्टिकल 19 को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 सब तरीके की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। उसी में एक स्वतंत्रता और भी आती है जो आजकल बहुत चर्चित है, वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो इसका विशेष योगदान रहता है वो है प्रेस, और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट, द आर्टिकल ग्रांटिंग फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज। देखिए, ये एक समझने वाली बात है। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? छुआछूत के अंत से। अब जब हम इसे पढ़ेंगे कि देखिए, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां जो थीं, आप पुराने ज़माने का जो यंग जनरेशन है उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो जब भी अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से बात करते होंगे या पेरेंट्स से बात करते होंगे तो वो बताते होंगे छुआछूत हमारे देश में बहुत समय से चली आ रही थी। उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन छुआछूत बहुत समय से चली आ रही थी। जब तक इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा तो सबसे पहले जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, ये डिग्निटी से, मतलब डिग्निटी को कैसे फील करते, समाज में एक डिग्निटी वाला जीवन कैसे सोच सकते थे अगर छुआछूत को अंत नहीं किया जाता तो। ठीक है, ये हमेशा दबे कुचले ही रहते, इनको छुआछूत के माध्यम से दूर ही रखा जाता, इनके घर भी गांव से दूर होते थे, एक अलग सेक्शन बांट दिया जाता था, खाना पीना के बर्तन तक अलग होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर छुआछूत को ख़त्म नहीं किया जाता आर्टिकल 17 के थ्रू, तो ये कभी सोच ही नहीं सकते थे एक डिग्निटी वाला जीवन जीने की। अब हम इस पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं, अब और समझ में आएगा। द आर्टिकल ग्रांटिंग फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब छुआछूत को अंत किया गया तभी इन लोगों को, इस अनुच्छेद के द्वारा छुआछूत का अंत जब किया गया तभी इन लोगों को फंडामेंटल मतलब मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकारों को दिया, मतलब हम दे पाए, साकार किया गया, दिया जाना साकार हुआ। एक बार और बता देता हूं कि जब आर्टिकल 17 से इन विशेष वर्गों के लिए जो छुआछूत एक अभिशाप की तरह चली आ रही थी, जब इसको खत्म किया गया उसके बाद ही इसके माध्यम से ही इन लोगों को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकार दिया जाना संभव हो पाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस डायरेक्टली बट इट्स इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(a)। इसे याद रखिएगा। देखिए, भारत का संविधान प्रेस को प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता नहीं देता, लेकिन जो भी स्वतंत्रता देता है उसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19(1)(a) में। नेक्स्ट, एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम, freedom to assemble peacefully and without arms does not include घेराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। देखिए, आपको सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कैसा? आप मिल सकते हैं, शांति से मिल करके गैदरिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बस आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। आपकी जो असेंबली है वो पीसफुल रहनी चाहिए, किसी भी तरीके से वायलेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप इस तरीके का अधिकार आपको है, स्वतंत्रता आपको है कि आप कहीं पर भी इकट्ठे होकर के किसी भी मुद्दे से रिलेटेड आप अपना बात कर सकते हैं, आप अपना धरना दे सकते हैं, बस आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। और आप पुलिस ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं वो बैठे हुए हैं, मतलब जो कुछ भी है, आप उनका घेराव वगैरह ना करें, आप उनका घेराव ना करें। ठीक है, भले ही वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, आप उनका घेराव ना करें, आप पीसफुली शांतिप्रिय तरीके से इकट्ठे होइए। आपके पास कोई हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए, आप अपना धरना दीजिए, आप अपनी मांगों को रखिए, इसकी आज़ादी आपको है। इसके अलावा आप ऑफिशियल्स को घेरना वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ये इसमें शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म। देखिए, इसका मतलब सीधे सीधे है कि इंसान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब कि कोई भी नागरिक अपनी बातों को रख सकता है और भले ही वो आलोचना कर रहा हो। अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि वह आलोचना कर रहा हो, मतलब
किसी को समझ में आ रहा है कि आलोचना सही है गलत है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज कर रहा है और किसी की भी आलोचना कर रहा है, तो इस बात पर कि वह आलोचना कर रहा है, इसके माध्यम पर या इसके आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता, उस पर रेस्ट्रिक्शंस मतलब कि सीमाएं नहीं लगाई जा सकती। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, चाहे वह किसी की आलोचना ही क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, आलोचनाओं का मतलब आलोचनाओं का एक कारण बना करके कि वह आलोचना कर रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता। ठीक है, आलोचना कर रहा है, उसका अपनी खुद की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। या आपने देखा भी होगा कि इंडिया के अंदर कोई भी किसी को भी क्रिटिसाइज करता है, किसी को रोका नहीं जाता है। क्यों? दिस इज कमिंग अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजन। ओके, नेक्स्ट, द आर्टिकल प्रोटेक्टिंग पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज आर्टिकल 21। देखिए, ये बहुत ही फेमस केस है, लैंडमार्क केस, लैंडमार्क जजमेंट में आता है और ये लॉ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस। इस केस को याद रखिएगा। आर्टिकल 21 के द्वारा ये बोला गया था इसमें कि यह इंसान का, आर्टिकल 21 मतलब कि इंसान बाहर, ट्रैवल अब्रॉड मतलब बाहर घूमने जाने का अधिकार एक इंसान को मिला हुआ है। पर्सन्स के राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, बाहर जाकर घूमने के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है कौन? आर्टिकल 21। और ये कौन सा लैंडमार्क केस था? फेमस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस, 1978 का फेमस मेनका गांधी केस। आप जानते होंगे कि मेनका गांधी जी बीजेपी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहती हैं। नेक्स्ट, रीडिंग आर्टिकल 19(1)(d विद आर्टिकल 21 लीड्स टू राइट टू प्राइवेसी। जब आप अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? ये राइट टू प्राइवेसी है। मतलब कि प्राइवेसी आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी पर्सनल बनाए रखने का अधिकार जो होता है, आप उसे प्राइवेट रख सकते हैं। आपके ना चाहते हुए उनको कोई भी आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप उसे डिस्क्लोज करें। ठीक है, तो जब आर्टिकल 19(1)(d) को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ स्टेट्यूटरी और लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट। ये सबको पता है, संपत्ति का अधिकार स्टार्टिंग में पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन जो ये बाद में बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल होता है, उससे पहले ही इसे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A में जोड़ा गया था, ये मैं बाद में डिस्कस कराऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? ये विधिक और एक या बोल सकते हैं कानूनी अधिकार बनकर के रह गया है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये भी है कि आप ये समझिए, मैं आपको बताऊं कि आज मान लीजिए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जाते हैं, नेशनल हाईवेज जाते हैं, उनमें कई लोगों की ज़मीनें आती हैं। अब मान लीजिए अगर संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार रहेगा तो कोई उस ज़मीन को सरकार को दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, अगर और ये उसकी मर्जी होती, सरकार ज़बरदस्ती उस ज़मीन को नहीं ले सकती थी। इससे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी अटक सकते थे। ऐसी कुछ परेशानियों को अवॉइड करने के लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया बजाय मौलिक अधिकार के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे जब भी इस पर चर्चा होगी तो आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 इंक्लूड्स। आप जानते हैं अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी चाहे जिस भी धर्म को अपना सकता है, उसके हिसाब से अपनी जो भी धार्मिक रीतियां हैं उनको प्रोफेस कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। तो इनमें क्या क्या सम्मिलित है? नेक्स्ट, इसमें जो नंबर 1 है फ्रीडम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि वह अपने धार्मिक रीतियों को अपने तरीके से लागू करने के लिए या किसी भी धर्म को मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। राइट टू वियर एंड कैरी कृपान्स बाय सिख्स, जो सिख आप जानते हैं वो कृपान रखते हैं अपने पास। ठीक है, ये उनके धर्म का हिस्सा है, एक रिलीजियस उनका एक पैटर्न है, तो हम उनको, सिखों को कृपान रखने से नहीं रोक सकते, ये उनका अधिकार है। क्यों? क्योंकि यह उनके धर्म से जुड़ा हुआ है और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में सबको मिली हुई है। नेक्स्ट, स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, राज्य के पास अधिकार है कि वह सामाजिक सुधारों के लिए अलग अलग तरीके के कानून बना सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। देखिए, अनुच्छेद 25 जो संविधान के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें बस ये याद रखना होता है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी, इसको मतलब ये सब की सब अपनी जगह पर मेंटेन रहें।
ठीक है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो इनमें मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है इसमें भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इससे किसी भी पब्लिक ऑर्डर, स्वास्थ्य व किसी के नैतिकता को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर। अनुच्छेद 23 जो है वो क्या करता है, जो मानव का ट्रैफिकिंग हो रही है, तस्करी, मानव तस्करी को रोकता है और फोर्स्ड लेबर जो बलित श्रम होता है, किसी को जबरदस्ती कैद में रख करके जो उससे लेबर कराई जाती है, इन चीज़ों को रोकता है। कौन? अनुच्छेद 23। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, बच्चों के कंपनी में काम करने को बाधित करता है। अनुच्छेद 24 क्या करता है? बाल श्रम को रोकता है, मतलब कि कंपनियों में बच्चे काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि लोगों को स्वतंत्रता है कि वह अपने धार्मिक मामलों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, प्रबंधित करते हैं। आर्टिकल 29 द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने के बारे में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने के बारे में प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में। आर्टिकल 32 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, कोई किसी के मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो वह उसे क्या, किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा? अगर किसी के मौलिक अधिकारों को छीना जाता है किसी के भी द्वारा, तो उनके उन अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में किसमें कहा गया है? आर्टिकल 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में इंसान के मौलिक अधिकारों को वायलेट होने से रोकने के बारे में उपाय किए गए हैं, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वह अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी अपने हाथों में ले सकते हैं या अपने हिसाब से चला सकते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर। मौलिक अधिकारों को किसके अंदर में लागू किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के माध्यम से लागू किया जा सकता है। द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? जुडिशियरी, न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, मतलब कि उच्चतम न्यायालय वो राज्य की उच्च न्यायालयों, इन सबको मिलाकर के क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? न्यायपालिका को इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहते हैं क्योंकि अगर किसी के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ होती है, परेशान किया जाता है, उल्लंघन होता है, तो वह किसका दरवाजा खटखटाएगा? न्यायपालिका का, और वहां पर उसको न्याय दिया जाएगा। और न्यायपालिका में हमारे देश में क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, और जितनी भी छोटी मोटी कोर्ट्स होती हैं वो इनके सबऑर्डिनेट होती हैं, इनके अंडर में काम करती हैं। दीज आर सुप्रीम कोर्ट्स इन द कंट्री, दीज आर द सुप्रीम पार्ट्स ऑफ द जुडिशियरी इन द कंट्री। भारत के न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च पद, सर्वोच्च और प्रतिष्ठित जगह पर जो कोर्ट्स हैं वो है नंबर 1 पे सुप्रीम कोर्ट और राज्यों की हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पंचायती राज को हमारे देश में जो सिफारिशें की गई थी पंचायती राज सिस्टम की, वो किस कमेटी के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, इसको शॉर्ट में BR मेहता कमेटी भी बोलते हैं। 1957 में ये सिफारिशें की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिए अभी के अभी, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, मतलब कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। ये वही है जो मैंने अभी रिपीट किया है, इससे पहले ही आपको बताया था, उसी को रिपीट कर दिया है कि लोगों के या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? वो होती है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, यानी कि न्यायपालिका। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 कॉल्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, संविधान की हार्ट एंड सोल, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। मतलब अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सब जानते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्ट कमेटी। जब संविधान सभा, जिसको कि भारत का संविधान बनाने का कार्यभार सौंपा गया था, उसकी सबसे मुख्य समिति थी प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, हबीज कॉर्पस, अ रिट इश्यूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू पर्सनल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, हबीज कॉर्पस, ये 5 तरीके की रिट होती हैं जो लोगों के मौलिक, लोगों को प्रताड़ित या लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता या लोगों को प्रताड़ित किए जाने से बचाने के लिए 5 रिट बनाई गई हैं, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इश्यू करती हैं। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस उन्हीं 5 रिट में से एक है। रिट मतलब याचिका बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए ये किस लिए बनाई गई है ये रिट? इस रिट को इश्यू करके, जब न्यायपालिका इस इश्यू को तभी रिट करती है, तभी इश्यू करती है, तभी जारी करती है जब किसी भी इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाना हो। जब किसी भी इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी हो तो कोर्ट इस हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को जारी करती है। मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट होती है इसको इश्यू करती है। देखिए, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अपनी पुलिस होने की दम पर बिना किसी मतलब के, बिना किसी परेशानी के गिरफ्तार करके ले जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? उस इंसान को जबरदस्ती पावर का मिसयूज करके गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो अब ऐसे में उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? तो ऐसे ही कुछ प्रावधानों को, इसको आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए बोल दिया है, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करके किसी को भी बेवजह पकड़ के ले गई, तो ऐसे में अब पुलिस पर लगाम कौन लगाएगा? तो और उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या, उसको सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? ऐसे तो हर कोई किसी को परेशान करने लग जाएगा। इसीलिए कुछ रिट बनाई गई हैं जो इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाती हैं, संरक्षित करती हैं। और ये रिट किसके द्वारा जारी की जाती हैं? कोर्ट्स के द्वारा। कोर्ट्स कौन कौन सी? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, अनुच्छेद 16(2), नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। मतलब कि आर्टिकल 16 जो नौकरियां जो होती हैं, जितनी भी नौकरियां होती हैं उनमें समान अवसर के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 16 उपवाक्य 2 क्लॉज 2, इसके माध्यम से आप किसी के साथ भी नौकरियों में, पब्लिक अपॉइंटमेंट में रेस मतलब प्रजाति, धर्म या जाति, किसी के भी आधार पर उससे भेदभाव कर नहीं सकते नौकरियों में। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 2। नेक्स्ट, आर्टिकल 29 क्लॉज 2, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अनुच्छेद 29 उपवाक्य 2 में किसी भी व्यक्ति से किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता अगर वह सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या सरकार की सहायता प्राप्त है। और किस किस के आधार पर? धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या किसी भी तरीके से किसी के भी आधार पर भेदभाव करके किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 29(2) में। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 30 क्लॉज 1, अनुच्छेद 30 उपवाक्य 1, 30 क्लॉज 1, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। देखिए, हमारे देश में 2 तरीके की माइनॉरिटीज हैं, या तो भाषाई आधार पर, मतलब कि जो लोग अगर किसी पर्टिकुलर भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, या रिलीजियन या धर्म के आधार पर, मतलब किसी धर्म विशेष के लोग कम रह गए हैं तो उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है। तो हमारे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा किन 2 चीज़ों पर दिया जा रहा है, या किन 2 तरीके के अल्पसंख्यकों की बात की जाती है? धार्मिक अल्पसंख्यक व भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 क्या प्रावधान करता है कि सभी माइनॉरिटीज अपने हिसाब से, अपने धार्मिक या किसी भी तरीके से अपने शिक्षण संस्थानों को, अपनी चॉइस के शिक्षण संस्थानों को चला सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और उनको प्रशासित कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 31 क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जो संपत्ति उसने कानूनी रूप से, कानून का पालन करते हुए कमाई है।
मतलब आर्टिकल 31 क्लॉज 1 में यह प्रावधान किया गया है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को जिसने कि अपनी मेहनत से और कानून का पालन करते हुए जो प्रॉपर्टी संजोई है, जो बनाई है, हम उसको उससे वंचित नहीं कर सकते, उसकी संपत्ति से का अधिकार उससे नहीं छीन सकते, वो संपत्ति उसी की ही रहेगी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। यह किसमें कहा गया था? फेमस केस केशवानंद भारती केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। केशवानंद भारती केस जब भी आई फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, तो संसद को मतलब अधिकार है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किसके द्वारा कहा गया? केशवानंद भारती केस के द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जब भी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात आती है, उसके सिद्धांत की बात आती है, तो आप याद रखिएगा मिनर्वा मिल्स केस को, मिनर्वा मिल्स केस को याद रखिएगा। जब भी बेसिक स्ट्रक्चर, इस वर्ड को आप हाईलाइट कीजिए, इस कीवर्ड को पकड़िए, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात होगी तो मिनर्वा मिल्स केस की बात आएगी, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो शीर्षक, आप जानते होंगे पुराने टाइम में लोगों को अलग अलग शीर्षक मिल जाते थे, कप्तान साहब, दीवान जी, अलग अलग तरीके के शीर्षक बना देते थे। दादा के बेटे पे मतलब वो शीर्षक चला आ रहा है, और इस तरीके से मतलब बेवजह के शीर्षक बना दिए जाते थे। इस तरीके के जो शीर्षक हैं उनको सबको खत्म कर दिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा शीर्षकों का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A, देखिए शीर्षक का मतलब मैं आपसे ये कह दूं, जिसने अगर कोई शीर्षक अचीव किया है, जैसे कि आपने आईएएस का एग्जाम निकाला है, अब आपकी पोस्ट है कलेक्टर की, तो आपको अगर कोई कलेक्टर बोल रहा है तो ये गलत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप कलेक्टर हैं, आपका बेटा आप कोई कलेक्टर नहीं है, लेकिन पूरा गांव पूरी दुनिया उसे कलेक्टर कलेक्टर बोल रही है, तो ये इस तरीके के जो टाइटल्स हैं वो सही नहीं है। और टाइटल्स का जो एबॉलिशन मतलब शीर्षकों का जो अंत किया गया वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन, रिमेंबर इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21 किसके बारे में कहा गया है? शिक्षा का अधिकार। आप जानते होंगे अब भारत के नागरिकों का शिक्षा का अधिकार है कि वह उन्हें शिक्षा अगर लेनी है तो वो उनका मौलिक अधिकार है, उनको उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट 1973। दिस केस वाज अप्रूव्ड बाय मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसे आप याद कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है तो इसको अप्रूव किया था, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो भारत के संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया था, ये 1973 के केशवानंद भारती एक इंपॉर्टेंट केस में कहा गया था जो कि केरला स्टेट के विरुद्ध था, और इसको अप्रूव किया था मिनर्वा मिल्स ने। तो यहां पर सारी बात याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जब भी बात आ जाए, अप्रूव्ड बाय मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1980 का केस था, और 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट। ठीक है, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, बट अकॉर्डिंग टू द 44th constitutional amendment of the constitution in 1978, new article 300A was added mentioning right to property as a legal right। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अब बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300A, और इसे मौलिक अधिकारों से हटा करके संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, आप इसे पॉइंट बना के रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट अमंग 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो आपको 6 मूलभूत मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनमें से शामिल नहीं है, उनमें शामिल नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट एक आपका मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि आपको 6 मेन मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मुख्य मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट टू प्रोटेस्ट उन मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ लीगल और स्टेट्यूटरी राइट। सूचना का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है, कानूनी या विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को कानून के द्वारा समान संरक्षा, समान सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को
कानून की दृष्टि से समान सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इसे आप याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। एन आउटसाइड नेशनल स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। अगर मान लीजिए कोई बाहर का नेशनल बंदा है जो भारत का नहीं है, वो भारत में रह रहा है, वह अपने लिए देश में व्यापार या व्यवसाय से लेकर स्वतंत्रता को क्लेम नहीं कर सकता। वह हमारे देश में किसी भी तरीके से व्यापार या व्यवसाय के अधिकार को नहीं मांग सकता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक जो राइट टू शेल्टर मतलब शरण का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार बताए गए हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और राइट टू ट्रैवल अब्रॉड का मैंने आपको पहले भी बताया है, मेनका गांधी वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस, किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट विल बी वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। यह इंसान के पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को वायलेट करता है, ठीक है। हम किसी को जबरदस्ती नेशनल एंथम को गाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके खुद के अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अगर हम जबरदस्ती उनसे करेंगे तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा या उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। नेक्स्ट, इट विल बी वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये देखिए, ये मतलब किसी के भी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो कोई किसी नेशनल एंथम को किस वजह से नहीं गा रहा है, ये भी उसको अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए अगर उसके, फिर अगेन आई एम सेइंग कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कानूनी रूप से कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि इंसान के लिए मैंडेटरी है नेशनल एंथम को गाना, ठीक है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कानूनी प्रावधान नहीं किया गया है जिसमें कि किसी भारतीय नागरिक के लिए मैंडेटरी किया गया हो कि उसे राष्ट्रगान गाना ही गाना है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। देखिए, अगर भारत में विदेशी नागरिक है, वह हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हासिल नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, द राइट्स नॉट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स इन इंडिया एक्सक्लूडिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर। देखिए, इसका मतलब ये है, आपको पता होगा देश में एक टाइम में, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियन ही इस समय रह रहे हैं, बाहर के देशों के टूरिस्ट वगैरह जो भी डेलीगेशंस, मतलब विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं जो इस समय इंडिया में रह रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑल सिटीजन्स इन इंडिया का मतलब यही है। अब इनमें से बात इसकी हो रही है कि अगर भारत के नागरिकों को हटा दिया जाए, भारत के नागरिकों को हटा दिया जाए तो उनके अलावा जो नागरिक हैं उनको कौन कौन से राइट्स नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं, द राइट्स नॉट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स इन इंडिया एक्सक्लूडिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब कि भारतीय नागरिकों को अगर हटा दिया जाए तो जो और अन्य नागरिक देश में हैं उनको क्या क्या अधिकार नहीं है। तो देखिए, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार उन्हें नहीं है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, वो मतलब पूरे देश में फ्रीली नहीं घूम सकते हैं, जो देश के कायदे कानून है, किस स्टेट का क्या पॉलिसी है, उनको फॉलो करते हुए ही इधर उधर पूरे देश में घूम सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये आप भी जानते हैं, भारतीय नागरिकों के अलावा, भारत का जो रजिस्टर्ड वोटर है उसके अलावा बाहर का कोई भी नागरिक हमारे देश में वोट नहीं डाल सकता, इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता, चुनाव में जाकर के वोट नहीं डाल सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो देश में अगर भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा और किसी को प्राप्त ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए, अनुच्छेद 14 वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू, कि कानून के सामने सब लोग समान हैं। समानता किसके? विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, एक ऐसा मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का ऐसा मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिक अगर नहीं भी हो तो भी आपको मिला हुआ है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मान लीजिए संवैधानिक दृष्टिकोण से, चाहे इंसान बाहर का ही क्यों ना हो, संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर किसी के साथ गलत किया जा रहा है तो उसको
उसके लिए मतलब कौन सा प्रावधान उसके लिए भी अवेलेबल है या मतलब सभी के लिए अवेलेबल है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, आर्टिकल्स रीड विद द वर्ड सोशलिस्ट used in the preamble of the Indian Constitution enabled the Supreme Court to deduce a fundamental right to equal pay for equal work, आर्टिकल 14 एंड 16। देखिए मैं आपको ये पहले बता चुका हूं, आप इसे रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 14 और 16 को प्रस्तावना में सम्मिलित वर्ड जो है समाजवाद उसके साथ जोड़ करके पढ़ता है तो वह पाता है कि समान काम के लिए समान वेतन भी एक मौलिक अधिकार ही है। समान काम के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है। कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी वर्ड है उसको जब हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के साथ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना एक मौलिक अधिकार ही है। Next, the articles of the Indian Constitution guaranteeing equality of opportunity to all citizens of India in matters relating to the public employment are, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मतलब नौकरियां जो होती हैं नौकरियों में समान अवसर की बात करता है, भारत के सभी नागरिकों के लिए नौकरियों में समान अवसर की बात करता है रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, खासकर सरकारी नौकरियों में समान अवसर की बात करने वाले कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 16(1) एंड 16(2), अनुच्छेद 16(1) व अनुच्छेद 16(2). ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश में दो तरीके की माइनॉरिटीज हैं, दो तरीके की अल्पसंख्यक समुदाय हैं, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय और एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय, याद रखिएगा। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। जी हाँ, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा का, शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है और ये किस में जोड़ा गया है? आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट, द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2010। देखिए जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है उसको संविधान में किस डेट को जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट, अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज राइट टू एजुकेशन। देखिए एक मौलिक अधिकार हमारे देश में, हमारे संविधान में ऐसा है जिसको हम एक ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का भी दर्जा देते हैं, मानवाधिकार की भी संज्ञा देते हैं। मतलब कि यह एक तरीके से मानव का अधिकार है, शिक्षा पाना एक मानव का अधिकार है, उसके भावी भविष्य के लिए भी। ठीक है, तो ये एक हमारा मौलिक अधिकार ऐसा है, शिक्षा का अधिकार जो है जिसको कि मानवाधिकार का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age group of 6 to 14 years because in a democratic society right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right। देखिए ये वही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में एक जो कहते हैं लोकतांत्रिक समाज में एक ह्यूमन जो होता है उसके बेहतर भविष्य के लिए या समाज में उसे रहने लायक बनाने के लिए उसके लिए शिक्षा का अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। एक लोकतांत्रिक समाज में एक जो कहते हैं जिस तरीके का ह्यूमन मानव हम चाहते हैं उसको बनाने के लिए एक उसके नेचर में शिक्षा का अधिकार बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाएगा तो एक लोकतांत्रिक समाज में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम जिस मायने में एक ह्यूमन डेवलप करना चाहते हैं, एक मानव का विकास करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है ये एक मानव के विकास की दिशा में एक कदम है। अब आप इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, द राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उन्हीं को एलैबोरेट करके बोल दिया। राइट टू लाइफ मतलब कि 21 एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 की बात चल रही है। राष्ट्रीय आपातकाल भी क्यों ना हो उस दौरान भी इस अधिकार को इंसान से नहीं छीना जा सकता, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड पारसीज। देखिए जब भी आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि
अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, अब धर्म से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है हिंदू। तो हिंदू में आप जानते होंगे कई सारे अलग अलग यू कैन से जो अलग अलग तरीके से रीति रिवाज फॉलो करते हैं अपने धर्म को मानने के लिए, उनको भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिख, ऐसे ही कुछ हैं। तो इसी में इस हिंदू की श्रेणी में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? जैसे कि जैन को किया गया है, बुद्ध को किया गया है, सिखों को किया गया है हिंदुओं में। पारसी हिंदुओं में शामिल नहीं किया गया, पारसियों को हिंदू की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी की बात चल रही थी। द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड पारसीज। पारसी अलग हैं, हिंदू की लिस्ट में नहीं है। नेक्स्ट, if a religious community is given the status of a national minority then special advantage is it entitled to। देखिए, अगर किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए तो उसको क्या विशेष लाभ मिलेंगे? नंबर 1, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह अपने तरीके के, अपनी इच्छानुसार अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकता है, वह उनको प्रशासित कर सकता है। एंड इट कैन डेराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। देखिए, आपको पता होगा प्रधानमंत्री 15 बिंदु, मतलब कि प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट एक प्रोग्राम है जो कि नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त लोगों के लिए ही बनाया गया था। तो अगर किसी भी समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है तो क्या स्पेशल एडवांटेज मिलेगा? एक तो वो अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकता है और उनको चला सकता है, और दूसरा प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, उसके बेनिफिट्स ले सकता है। नेक्स्ट, एन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। दिस इज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 20 क्लॉज 3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ ही गवाह बनने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। यह किस अनुच्छेद के द्वारा सुनियोजित किया गया है? अनुच्छेद 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नेक्स्ट, आर्टिकल 20 सेज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अनुच्छेद 20 ये भी कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही मतलब अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी ये उसी से रिलेटेड है, मतलब कि न पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। किसी भी एक ऑफेंस के लिए या किसी भी एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये किसमें शामिल है? आर्टिकल 21 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डॉक्ट्रिन देखिए सिद्धांत को बोलते हैं, कोई भी सिद्धांत होता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है यह किसमें सम्मिलित है? आर्टिकल 21 में। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का भाग है, इसमें यह कहा गया है, इसका मतलब यह होता है कि देखिए, आर्टिकल 21 आप सबको पता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब किसी भी इंसान को जीवन जीने की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, तो किसी भी इंसान को इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब कि जीवन जीने की व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता अगर वह कानून का पालन करते हुए चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। नेक्स्ट, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्स अबाउट गिविंग सेफगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लॉ स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपको पता होगा कि जब पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने जाती है, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी को अरेस्ट करने जाती है, तो उस अरेस्ट होने वाले व्यक्ति का जो डिटेंशन में लिया जाने वाला व्यक्ति होता है, उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी के फंडामेंटल राइट्स कुछ दिए गए हैं खुद को बचाए रखने के लिए, खुद को सेफगार्ड करने के लिए, जब भी पुलिस उसको डिटेन करने वाली होती है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। नेक्स्ट, अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 3 मंथ्स। देखिए, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि पुलिस को या सरकार को लगता है कि कोई मतलब आप कह सकते हैं कोई लोकल लीडर है या कोई पर्सन ऐसा है कि वो जल्दी ही
समाज में कुछ ही टाइम में कुछ ऐसे भड़काऊ बयान दे सकता है जिससे कि आगजनी हो सकती है, लोग भड़क सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हो सकता है, सरकार को या पुलिस को ऐसी कोई मान लीजिए कोई ऐसी आशंका है तो वो क्या करेगी, ऐसी सिचुएशन को वो आगे चल के हो उससे पहले ही उस व्यक्ति को डिटेन कर लेगी, जिससे कि आगे वो ना लोगों को भड़का पाए, ना लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हो, ना ऐसी कोई अनकंट्रोल्ड सिचुएशन बने। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। मतलब कि कोई एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही किसी इंसान को गिरफ्तार कर लेना, जिससे कि वो स्थिति उत्पन्न हो ही ना पाए। बेटर एग्जांपल आपको दे दूं, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी वहाँ के सेपरेटिस्ट या अलगववादी नेता थे उन सबको पहले ही 370 रिवोक करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? क्योंकि 370 रिवोक होते ही वो क्या करते, लोगों को भड़काते। ठीक है, तो वैली में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से किसी भी सिचुएशन को पहले से ही कंट्रोल करने के लिए उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना, अरेस्ट कर लेना, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। मतलब कि किसी लॉ एंड ऑर्डर को मतलब कोई ब्रीच ना हो, आगे कोई सिचुएशन खराब ना हो जाए, तो सिचुएशन खराब होने से पहले ही सिचुएशन खराब करने वालों को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब यहां पर सवाल यह है कि इस तरीके से बिना किसी वजह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसको बिना ट्रायल के मतलब कोर्ट में बिना पेश किए कम से कम कितने टाइम तक आप रख सकते हैं? 3 मंथ्स, 3 महीने तक आप उसे बिना ट्रायल के अपने कस्टडी में रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रिट विच इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, हबीस कॉर्पस। देखिए, इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा सुरक्षित जो करता है उसे कहते हैं, उस रिट को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट क्या करती है? हर इंसान की पर्सनल लिबर्टी को सुरक्षित करती है। नेक्स्ट, बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1976। देखिए, देश में बलित श्रम मतलब बॉन्डेड लेबर, किसी को मतलब कस्टडी में रख के बांध करके चारों तरफ से मतलब उस पर निगरानी रख के एक तरीके से उसकी आज़ादी को छीन करके श्रम कराया जाता था, उससे मजदूरी कराई जाती थी। इस तरीके की जो मजदूरी है इसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर। इसको पार्लियामेंट के किस सन में बनाए हुए एक्ट से, कानून से खत्म कर दिया गया? देखिए, 1976 में 1976 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, कानून बनाया गया था, जिससे कि बॉन्डेड लेबर बलित श्रम को खत्म कर दिया गया। इसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी। एक सिंपल वर्ड में बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। लोगों को डिटेन करके, रेस्ट्रिक्ट करके, उनकी आज़ादी छीन करके उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो इसको कब खत्म किया गया? 1976 में। नेक्स्ट, द चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाई। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि बाल श्रम मतलब जो बच्चे होते हैं उनको मजदूरी करने के लिए घुसेड़ दिया जाता है, मतलब इनको एक ऐसी इंडस्ट्री में घुसा दिया जाता है जहां पर वो बच्चे होते हैं, उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, उनके खेलने कूदने के, पढ़ने के दिन होते हैं, वहाँ पर बच्चे का भविष्य तक खराब कर दिया जाता है। तो हमारे संविधान ने इस तरीके की लेबर को प्रोहिबिट भी कर रखा है। ठीक है, किसमें? कि किसी भी खतरनाक हजार्डस मतलब खतरनाक व्यवसाय में या रोजगार में इन बच्चों को पढ़ने से रोका जाए। तो ये जो बच्चों को, जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने का जो प्रावधान किया गया है, किस किस के द्वारा किया गया है? नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के द्वारा। नंबर 2, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन December 10, 1996, मतलब कि 10 दिसंबर को 1996 में 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया था, जिसके द्वारा भी बाल श्रम को रोकने की पूरी योजना बनाई गई थी। ऐसा कानून बनाया गया था जिससे कि बाल श्रम को देश में रोका जाए। एंड यूनाइटेड नेशंस चार्टर। देखिए, जब आप यह मत सोचिएगा कि इन अधिकारों की बात सिर्फ इंडिया में ही चलती है, इंटरनेशनली भी इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। तो उसमें ही बाल श्रम को जो बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का भी है, संयुक्त राष्ट्र के बनाए हुए कानून का भी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज इज सेड बाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसको कहा है फेमस पर्सनैलिटी सर अर्नेस्ट बार्कर ने। आप इसको याद रखिएगा, 1 लाइनर है और आपको बस इसे याद रखना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, तो ये थे आज के हमारे चैप्टर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो भी 1 लाइनर फॉर्म में। आगे के चैप्टर्स भी मैं जल्दी ही अपलोड करता रहूंगा। देखिए, मैं यहां पर एक बात फिर कहना चाहता हूं, अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं सिस्टमैटिक फॉर्म में,
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और उन्हें देख लीजिए। आपको आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में पॉलिटी को लेके कभी भी डर नहीं लगेगा, डर आपके आसपास भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियोस को मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूंगा, तब तक आप उसे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो शेयर जरूर कीजिए। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990544440 पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज। स्टे ट्यून्ड, माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब। गुड लक एंड बाय बाय।